नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद का मशहूर उपन्यास गबन। जी। गबन 1931 में आया था ये उपन्यास। और आज हमारे पास इसका एक अच्छा खासा डिटेल्ड सारांश है जिस पर हम बात करेंगे। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि इस सारांश के जरिए हम कहानी की तहों में उतरें, समझें कि ये किरदार रामू, जलपा ये सब क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे, और प्रेमचंद का असल मैसेज क्या था। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ पैसों के गबन मतलब एम्बेजलमेंट की कहानी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये उस वक्त के समाज, खासकर जो नया मध्यम वर्ग उभर रहा था ब्रिटिश इंडिया में, हाँ, उनकी उम्मीदें, उनके नैतिक संघर्ष और वो दिखावे की संस्कृति, उस पर एक तरह की कमेंट्री है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रेमचंद हमें 1930 के दशक के भारत में कहाँ ले जाते हैं। हाँ, पर शुरू करने से पहले वो माहौल समझना जरूरी है ना। 1930 का दशक, भारत गुलाम है, पर शहरों में पश्चिमी तालीम के असर से एक मिडिल क्लास बन रहा है। जी। अब इस क्लास की अपनी एम्बिशंस हैं, समाज में ऊपर उठना है, पर साथ ही पुरानी परंपराएं और ये नई कंज्यूमरिस्ट सोच, इसके बीच एक कश्मकश भी है। गबन इसी माहौल से निकला है। और शायद इसीलिए ये प्रेमचंद के सबसे इम्पोर्टेंट कामों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ उस जमाने की तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि इंसान की कुछ कमजोरियों पर भी बात करता है जो शायद हमेशा रहती हैं, जैसे दिखावा करना, चमक दमक के पीछे भागना। बिल्कुल, ये मानवीय कमजोरियों की कहानी है, पतन की कहानी है। पर जैसा आपने पूछा, इसमें उम्मीद की, छुटकारे की गुंजाइश भी है। यही इसे खास बनाता है। तो किरदारों से शुरू करें। कहानी का सेंटर है रामानाथ यानी रामू। रामू, हाँ। एक आम सा मध्यम वर्गीय लड़का, दिल का बुरा नहीं है, पर मॉरली थोड़ा कमजोर है। सामाजिक दबाव, खासकर वो इज्जत और दिखावे वाला प्रेशर उसके सामने टिक नहीं पाता। हाँ, मतलब उसमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मैं जैसा हूं ठीक हूं। और फिर है जलपा, उसकी पत्नी। जी, जलपा। शुरू में वो एक सीधी साधी पति को मानने वाली लड़की लगती है। नई जिंदगी के सपने हैं आंखों में, शायद थोड़े अच्छे रहन सहन के भी, और गहनों का शौक। हाँ, गहनों का शौक, जो उस वक्त शायद बहुत स्वाभाविक भी था। गहने सिर्फ सजने के लिए नहीं थे, वो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी, स्टेटस सिंबल भी थे औरतों के लिए। एकदम सही पॉइंट। जलपा का ये लगाव सिर्फ उसका अपना नहीं, उस समय के सोशल वैल्यूज का रिफ्लेक्शन है। पर यहीं से रामू की दिक्कत शुरू होती है। कैसे? वो जलपा की इस इच्छा को, जो शायद उतनी बड़ी ना भी हो, अपने अहम पर ले लेता है। उसे लगता है पत्नी की ख्वाहिश पूरी न कर पाना मतलब वो एक आदमी के तौर पर फेल हो गया। ओह, तो ये उसके ईगो पर आ जाती है बात। यहीं पर फिर दूसरे किरदार आते होंगे, जैसे वो सेठ सुखदेव। हाँ, सेठ सुखदेव जैसे लोग, जो अमीर व्यापारी हैं, सूदखोर हैं, कर्ज देकर अपना फायदा देखते हैं। फिर सोहनलाल जैसे और भी व्यापारी हैं। ये सब उस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम का हिस्सा हैं। और परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, वो भी तो असर डालते होंगे। बिल्कुल। वो सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो जाने अनजाने रामू और जलपा के फैसलों पर असर डालता रहता है। कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है उनकी शादी के ठीक बाद। जलपा नई दुल्हन है, गहनों की बात करती है, शायद थोड़ी उम्मीद से, थोड़ी देखा देखी में। लेकिन रामू उसे पर्सनल ले लेता है, अपनी जेब देखे बिना। बस समाज में और पत्नी की नजर में बड़ा बनने के लिए वो महंगे गहने दिलाने का वादा कर बैठता है। यहीं से वो फिसलन शुरू होती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जलपा के लिए प्यार था या अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश ज्यादा थी? शायद दोनों ही रहा हो, पर ईगो वाला एंगल ज्यादा भारी लगता है ना? हाँ, लगता तो यही है। प्रेमचंद यही दिखाते हैं कि कैसे सोशल प्रेशर और अंदर की इनसिक्योरिटी आदमी को गलत रास्ते पर धकेल सकती है। रामू सेठ सुखदेव से उधार लेता है, भारी ब्याज पर, जलपा के लिए गहने खरीदने के लिए, ये जानते हुए कि वो चुका नहीं पाएगा। और बस फिर शुरू हो जाता है वो कर्ज का दुष्चक्र। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ, बिल्कुल। एक दिखावे को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा उधार। रामू कर्ज के दोष तले दबता जाता है, पर बाहर सब ठीक होने का नाटक करता है। और मजे की बात यह है, जलपा शायद उतनी मटीरियलिस्टिक हो भी ना जितना रामू सोच रहा है। हो सकता है उसकी शुरू की इच्छाएं दब गई हों या वो समझौता करने को तैयार हो। पर रामू अपनी ही बनाई इमेज में इतना फंस गया है कि वो जलपा की खामोशी को भी यही समझता है कि वो अभी भी नाखुश है, उसे और चाहिए। उसका अपना गिल्ट उसे सच देखने नहीं देता। ये प्रेमचंद ने उस वक्त के मिडिल क्लास की दुखती रग पकड़ ली। लोग क्या कहेंगे का डर, हाँ, अपनी असलियत छुपाकर झूठी शान बनाए रखने की मजबूरी।
और इसी प्रेशर में रामू वो कदम उठाता है जो कहानी का नाम है गबन। बिल्कुल। जब लेनदारों का दबाव असहनीय हो जाता है, कोई रास्ता नहीं बचता, तो रामू दफ्तर के सरकारी पैसों का गबन कर लेता है। ओह, सोचता शायद यही होगा कि जल्दी लौटा दूंगा, पर ये उसकी जिंदगी का सबसे खराब फैसला बन जाता है। तो अब वो पूरी तरह फंस गया। हाँ। शक होने लगता होगा उस पर। हाँ, शक की सुई उसकी तरफ घूमती है। पकड़े जाने का डर, इज्जत, नौकरी, सब दांव पर। तो वो क्या करता है? सामना करता है? नहीं, यहीं उसकी कमजोरी फिर सामने आती है। सजा और बेइज्जती के डर से वो जलपा को अकेला छोड़कर भाग जाता है। भाग जाता है? कहाँ? कलकत्ता। पहचान छुपाकर जीने की कोशिश करता है। जाहिर है जलपा के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा होता है। हाँ, सोचा जा सकता है पति इस तरह छोड़कर चला जाए। पाठक को लगता होगा कि अब बेचारी जलपा टूट जाएगी। पर यहीं प्रेमचंद कहानी को एक जबरदस्त मोड़ देते हैं। जलपा टूटती नहीं। उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ से होता है वो कमाल का है। अच्छा, कैसे? हाँ, ये उपन्यास का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जलपा शुरू के सदमे और दुख से उभर कर एक ऐसी हिम्मत दिखाती है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो हालात के आगे झुकने के बजाय उनका सामना करती है। मतलब वो गरीबी झेलती है, समाज के ताने सुनती है, अकेलापन सहती है, पर अपनी डिग्निटी नहीं खोती। प्रेमचंद दिखाते हैं कि असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं, अंदर के चरित्र में होती है। तो वो गहनों की शौकीन लड़की जो पति पर निर्भर थी, वो कहाँ गई? ये बदलाव कैसे आया उसमें? ये धीरे धीरे आता है, तजुर्बों से। उसे एहसास होता है कि जिन गहनों के पीछे उसका पति भागा वो तो बस चमकती हुई धातु है। असली जेवर तो ईमानदारी है, इज्जत है, हिम्मत है। वो मेहनत करके जीना सीखती है, इंडिपेंडेंट बनती है। उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन रामू की कायरता के एकदम उलट है। वो एक तरह से उस वक्त की औरतों के लिए एक मिसाल बन जाती है जो समाज की सोच से ऊपर उठकर अपनी पहचान बनाती है। ये वाकई कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ रामू जो बाहर से इज्जतदार दिखने के चक्कर में अंदर से खोखला होला है, दूसरी तरफ जलपा जो बाहर से सब कुछ खोकर भी अंदर से अमीर हो रही है। बिल्कुल। लेकिन रामू का क्या हुआ? वो कलकत्ता में क्या करता रहा? रामू, उसका जीवन भी आसान नहीं। कलकत्ता में उसे लगातार गिल्ट महसूस होता रहता है। जलपा की याद, अपने किए का पछतावा, चैन नहीं मिलता उसे। छिपलोर जीता होगा डर कर। हाँ बिल्कुल। और धीरे धीरे उससे ये कड़वा सच समझ आता है कि उसके गिरने की वजह जलपा की इच्छाएं नहीं थी। वजह थी उसकी अपनी एम्बिशन, उसका झूठा ईगो, उसकी बेईमानी। तो क्या उसमें हिम्मत आती वापस आने की, अपने किए का सामना करने की? क्या उसे कोई छुटकारा मिलता है? उपन्यास के एंड को लेकर थोड़ी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, पर ज्यादातर यही मानते हैं कि हाँ, आखिरकार रामू में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो लौटकर सच का सामना करे। अच्छा। वो शायद पुलिस के सामने सरेंडर करता है, या कम से कम जलपा के सामने अपनी गलती मानता है, जलपा से मिलता है दोबारा। ये कोई टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि जो हो गया वो मिट तो नहीं सकता, लेकिन ये एक तरह का मॉरल रिडेम्पशन जरूर है। उसने भागना बंद किया, जिम्मेदारी ली। ये दिखाता है कि इंसान कितना भी गिरे, सुधरने की गुंजाइश रहती है। हाँ, प्रायश्चित की संभावना हमेशा रहती है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो कई सारे थीम्स उभर कर आते हैं। पहला तो साफ है, मटीरियलिज्म वर्सेस एथिक्स। पैसा और दिखावा कैसे इंसान को नैतिकता से दूर ले जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा थीम है नारी शक्ति, जलपा के जरिए। वो सिर्फ विक्टिम नहीं है, वो मुश्किलों से लड़कर निकलने वाली हीरोइन है। उसका कैरेक्टर दिखाता है कि असली स्ट्रेंथ त्याग, सहनशीलता और सेल्फ रिस्पेक्ट में है। प्रेमचंद ने जलपा के जरिए उस दौर की औरतों की अंदरूनी ताकत दिखाई है जो अक्सर दबी रह जाती थी। जी। तीसरा थीम है सोशल प्रेशर का। मिडिल क्लास कैसे अपनी इज्जत बचाने और अमीरों की नकल करने के चक्कर में एक बोझ तले जी रहा था, और ये प्रेशर लोगों को गलत रास्ते पर धकेल रहा था, जैसे रामू के साथ हुआ। हाँ। और चौथा, जो शायद सबसे गहरा है, वो है इंसान की कमजोरी और छुटकारे की उम्मीद। रामू कोई विलन नहीं है, वो एक आम इंसान है, गलतियां करता है। पर कहानी ये भी दिखाती है कि गलतियों का एहसास करके, उनका सामना करके इंसान नैतिक रूप से दोबारा खड़ा हो सकता है। तो गबन सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड की कहानी नहीं है, ये उस समय के भारतीय मध्यम वर्ग का एक साइकोलॉजिकल और सोशल डॉक्यूमेंट है। प्रेमचंद ने जैसे एक्सरे कर दिया उस समाज का। बिल्कुल।
उन्होंने दिखाया है कि लालच, झूठी शान, समाज में ऊंचा दिखने की हवस कैसे जिंदगियां बर्बाद करती है, पर साथ ही जल्पा जैसे किरदारों से उम्मीद भी बंधती है। ईमानदारी, सच्चा प्यार, मुश्किलों में टिके रहना, यही वो चीजें हैं जो आखिर में इंसान को बचाती हैं। रामनाथ और जल्पा के रास्ते बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते हैं। एक नीचे गिरता है, दूसरी ऊपर उठती है। यही कॉन्ट्रास्ट कहानी को इतना पावरफुल बनाता है। हाँ, और उपन्यास का सार शायद यही है कि असली दौलत गहनों या पैसों में नहीं, इंसान के चरित्र में, उसकी ईमानदारी में है। ये एक ऐसा मैसेज है जो शायद आज के जमाने में और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया। बिल्कुल। सचमुच ये एक ऐसी रचना है जिससे हर पीढ़ी कुछ न कुछ सीख सकती है। और इसी नोट पर हम आज की बातचीत के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जी। सवाल गबन से ही जुड़ा है, पर आज के हमारे समाज पर सोचने को मजबूर करता है। सवाल ये है, क्या आज के दौर में जहाँ सोशल मीडिया है, कंज्यूमरिज्म है, क्या ये दिखावे का प्रेशर, सोशल स्टेटस की चिंता और चीज़ों के पीछे भागने की दौड़, क्या ये अब भी लोगों को नैतिक रूप से वैसे ही भटका सकती है जैसे रामनाथ के साथ हुआ? क्या आज भी रामनाथ जैसे किरदार हमारे आसपास हैं? और क्या जल्पा की तरह अंदरूनी ताकत, सादगी और सही मूल्यों को चुनना आज भी उतना ही मुश्किल पर उतना ही जरूरी और मुमकिन है? इस पर सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।